दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। इसमें हम स्थल मंडल खंड के अंतर्गत चट्टानें एवं इसके प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके WM डेविस, GK गिलबर्ट, जे हटन या JW पावेल। तो सही उत्तर है जे हटन। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चट्टान चक्र की अवधारणा जेम्स हटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी और चट्टान चक्र का तात्पर्य एक ऐसी सतत प्रक्रिया से है जिसमें पुरानी चट्टानें परिवर्तित होकर नए रूप लेती हैं और आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं और अन्य चट्टानें इन्हीं चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, रॉक साइकिल या चट्टान चक्र की अवधारणा जेम्स हटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, नीचे कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शैल या बलुआ पत्थर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों जीवाश्म ग्रेनाइट चट्टान में नहीं पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि यह अंतर्जात आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट होता है। इसका निर्माण धरातल के नीचे अधिक गहराई में हुआ था और इस कारण इसको प्लूटोनिक चट्टान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ग्रेनाइट जो है अंतर्जात आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। शैल समूह और शैल तंत्रों का मिलान करना है। आर्कियन शैल समूह दोस्तों ये धारवाड़ शैल तंत्र से संबंधित है। इसके अलावा पुराना शैल समूह विंध्यन शैल तंत्र से, द्रविडियन ये आर्डोविशियन शैल तंत्र से संबंधित है और आर्यन शैल समूह गोंडवाना शैल तंत्र से संबंधित है। तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 1 और 2। तो सही ऑप्शन 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं? अवसादी शैलें, आग्नेय शैलें, कायांतरित या ज्वालामुखी। तो सही उत्तर है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें अवसादी शैलें होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और अगर जो हम प्रतिशतता के आधार पर देखें तो अवसादी शैल पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में यानी 75% विस्तृत हैं। अवसादी शैल का गठन 4 तरीकों से होता है। पहली बात, दूसरी चट्टानों के अवशेषों के क्षरण से, दूसरा अवसादों के संचय और समेकन से, तीसरा जीव जनित गतिविधियों से और चौथा वर्षण द्वारा घुलने से। तो दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें अवसादी शैल समूह हैं और अवसादी शैल समूहों में चाक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्ले और शेल शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों अवसादी शैलों का निर्माण अत्यधिक दबाव के कारण तलछटों के अस्तरित ठोस के रूप में जमने से होता है और इस प्रक्रिया को शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी का आधा भाग बना है कैसे? ऑप्शंस देखिए, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, एम्बीबोल्स या अभ्रक से। तो सही उत्तर है, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग फेल्सपार से बना है। दोस्तों पृथ्वी की परपटी या पपड़ी का आधा भाग फेल्डस्पर यानी फेल्सपार से बना हुआ है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के तत्व फेल्डस्पर में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, AK लॉबेक, PG वारसेस्टर, BC बर्चफुल और WJ मिलर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है AK लॉबेक। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इनका कथन है कि किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है।
देखिए, पृथ्वी के पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी ठोस, कठोर, दृढ़ भाग से किया जाता है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है जो चाहे कठोर हो या कोमल। विद्वान लाबेक के मतानुसार शैल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है, और जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो शैल भी बदल जाता है। ये ए.के. लॉबेक का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और ज्वालामुखी से निकले पदार्थ को लावा कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जम जाने से जब वो ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तब होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूगर्भ के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकले पदार्थ को लावा कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। मैग्मा अत्यधिक गर्म, लगभग 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान का होता है, और मैग्मा का निर्माण क्रस्ट के निचले भाग और मेंटल के ऊपरी भाग में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और इसी मैग्मा के ठंडा होने से, ठंडा होकर जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब, तो कंडीशन बताइए कि पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण किस स्थिति में होता है। देखिए, जब मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तब, तो ये सही नहीं है आपका। दूसरा है कि मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों और नली में ही जमकर ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तब, ये भी सही नहीं है। मैग्मा पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब मैग्मा पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। देखिए दोस्तों, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में होता है। चूँकि इनका ठंडा होना जमाव और ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ तापमान अधिक होता है, इसलिए इनके ठंडा होने की गति जो होती है वो धीमी यानी मंद होती है। इस कारण इसमें रवे अधिक और बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल पातालीय शैल का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, शिस्ट, नीस और ग्रेनाइट। तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि संगमरमर, शिस्ट और नीस ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को किन दो विभागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, ऑप्शंस हैं आपके अंतर्वेधी और बहिर्वेधी, अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली, विस्फोटक प्रकार की और शांत। तो देखिए, सही उत्तर है दोस्तों, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैल दो विभागों में विभाजित किए जाते हैं, अंतर्वेधी और बहिर्वेधी। दोस्तों देखिए, आग्नेय शैल उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर अंतर्जात और बहिर्जात जो है दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है ये दो रूपों में जमता है, पहला धरातल के ऊपर और दूसरा धरातल के नीचे। तो इस आधार पर बाह्य निर्मित तथा अंतः निर्मित दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? देखिए, अवसादी या सेडिमेंट्री शैल, आग्नेय या इग्नस शैल, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक शैल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी शैल आप बताइए? दोस्तों, भूपटल की प्राचीनतम शैल आग्नेय शैल है, और आप जानते हैं इसको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या आइए देख लेते हैं। दोस्तों, आग्नेय शैलें भूपटल की प्राचीनतम शैल हैं। इनकी रचना तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होती है। चूँकि सबसे पहले आग्नेय शैल का ही निर्माण हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिक या प्राइमरी रॉक कहा जाता है। अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी शैल से हुआ माना जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म और तरल लावा पृथ्वी के अंदर और बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है।
आग्नेय शैल की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। दोस्तों, आग्नेय शैल में जीवाश्म या जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक तापमान का होता है, उसमें जीवाश्म होने की संभावना नहीं रह जाती है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं और यांत्रिक और भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन चट्टानों पर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों में विघटन और वियोजन होने लगता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी है? तो आप जानते हैं ये आसान सा प्रश्न है। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसमें ऑप्शंस हैं आपके संगुटिका, ग्रेफाइट, मिट्टी पत्थर, असिताश्म या बेसाल्ट या फिर स्लेट। तो सही उत्तर है असिताश्म या बेसाल्ट। दोस्तों, ये प्राथमिक चट्टानों के अंतर्गत आता है। देखिए, बेसाल्ट बारीक कणों वाला बाह्य आग्नेय शैल है। इसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेसाल्ट जो है ये प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी यानी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? देखिए, बेसाल्ट, ग्रेबो, डालराइट या ग्रेनाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सभी जो ऑप्शंस हैं आपके बेसाल्ट, ग्रेबो, डालराइट और ग्रेनाइट, ये सभी के सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, इसलिए कोई भी विकल्प इसका सही नहीं है। इसका उत्तर स्टार में हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि बेसाल्ट, ग्रेबो, डालराइट और ग्रेनाइट सभी ही आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने और रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। दूसरा कथन है कि आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती, परंतु पेड़ पौधे और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है कि सभी आग्नेय चट्टानें भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुईं और वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। तो दोस्तों देखिए, ये कथन 2 और 3 आपके गलत हैं। सही कथन है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने और रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक आपका सही कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। देखिए, पहला है कि आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होती है। ये आपका सही है। इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता, ये भी सही है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, आग्नेय चट्टानों के बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। इनमें जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाता है। आग्नेय चट्टानें आप जानते हैं रवादार और दानेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, चूँकि पानी का प्रवेश इनमें बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव इन पर बहुत कम पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों, यांत्रिक और भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन चट्टानों पर अधिक होता है, रासायनिक प्रभाव कम होता है। आग्नेय शैलों में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती हैं और आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, यानी इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा और धरातल के नीचे मैग्मा से होता है, इसलिए इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आग्नेय चट्टानें सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होती हैं और इनमें कोई अस्तरीकरण यानी परतें नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आग्नेय चट्टानें दोस्तों रवेदार होती हैं, रवेदार और दानेदार होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? आपको बताना है। तो देखिए सर्पेंटाइन, नीस और सिस्ट। याद रखिएगा, सर्पेंटाइन, नीस और सिस्ट ये आग्नेय शैलों की रूपांतरित या कायांतरित रूप के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवावशेष, वानस्पतिक अवशेष और सूक्ष्म जीवावशेष किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, पाताली चट्टानों में,
परतदार चट्टानों में, परिवर्तित चट्टानों में या आग्नेय चट्टानों में। तो दोस्तों देखिए, जीवों के अवशेष, वानस्पतिक अवशेष और अन्य सूक्ष्म जीव देखिए आग्नेय चट्टान, पाताली चट्टान और परिवर्तित चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं, ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान, इनका निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेषों और वनस्पतियों के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं और इन जीवाश्मों के आधार पर चट्टान विशेष के निर्माण काल का भी पता लगाया जा सकता है। जबकि आग्नेय यानी पाताली चट्टानों और परिवर्तित चट्टानों में जीवावशेष या जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं आपको बताना है। देखिए, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या धरातली, पाताली, तो आप जानते हैं अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है। देखिए, ग्रेनाइट, ग्रेबो, प्यूमिस या डायोराइट, तो सही उत्तर है प्यूमिस। ग्रेनाइट, ग्रेबो और डायोराइट ये आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत दानेदार संरचना वाली होती हैं, जबकि प्यूमिस ग्लासी अथवा कणहीन शैल का उदाहरण है। इस प्रकार की शैलों में कणों का अभाव होता है, कभी कभी कण पाए जाते हैं तो काफ़ी बारीक होते हैं, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डोलेराइट, डायोराइट ये दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो एक बार फिर से याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डोलेराइट, डायोराइट ये दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ग्रेनाइट, दोस्तों ग्रेनाइट जो है ये नीस, इसका जो है रूप है ग्रेनाइट नीस। ग्रेबो जो है दोस्तों देखिए सरपेंटाइन, और बालुका पत्थर क्वार्ट्जराइट में परिवर्तित होता है और सेल स्लेट में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए 3, 4, 2 और 1। तो 3, 4, 2 और 1 आपका ऑप्शन सी सही सुमेलन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिल क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों सिल, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर। सिल जो है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर को सिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वार्ट्जराइट का निर्माण कैसे होता है आपको बताना है। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, चूना पत्थर के रूपांतरण से, ग्रेनाइट के रूपांतरण से या फिर लावा उद्गार से। तो उत्तर है दोस्तों क्वार्ट्जराइट का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है। आप जानते हैं ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में, ग्रेबो का सरपेंटाइन में, बालुका पत्थर क्वार्ट्जराइट से में रूपांतरित होता है और स्लेट जो है शेल का रूपांतरित रूप है। तो याद रखिएगा, बालुका पत्थर के रूपांतरण से क्वार्ट्जराइट का निर्माण होता है, जबकि चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस का और लावा के उद्गार से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से संबंधित है? स्लेट, क्वार्ट्जराइट, संगमरमर या क्वार्ट्ज? तो सही उत्तर है दोस्तों क्वार्ट्जराइट। देखिए, बालू पत्थर का रूपांतरण क्वार्ट्जराइट में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है आपको बताना है। संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट या बालुका पत्थर? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर रूपांतरित चट्टान नहीं है। देखिए, रूपांतरित चट्टान का निर्माण परतदार अथवा तलहटी तथा आग्नेय शैलों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर बनता है, बालुका या बालू पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है और शैल के रूपांतर से स्लेट का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, क्वार्ट्जाइट का निर्माण किसके रूपांतरण से होता है? तो आप जानते भी हैं, बालू पत्थर के रूपांतरण से क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अति रूपांतरण या इंटेंस मेटामॉर्फिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए, अति रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है।
देखिए दोस्तों, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, लेकिन चट्टान में किसी प्रकार का विघटन और वियोजन नहीं होता है। सामान्यतया रूपांतरण परतदार और आग्नेय शैलों का होता है, लेकिन कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है और इस प्रक्रिया को पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण कहा जाता है। अति रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो जान लीजिए दोस्तों। अति रूपांतरण की क्रिया तभी संभव है जबकि ताप ज़्यादा हो अथवा भू हलचल के कारण, खासकर पर्वत निर्माण के समय भार और दबाव अधिक हो। ऐसी स्थिति में अति रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। देखिए पहला कथन है कि रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं, पहला कथन है। दूसरा है कि रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होती। तीसरा है रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। और चौथा है रूपांतरित चट्टानों में धारियां होती हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये चारों ही कथन आपके सही हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, इन कथनों पर विचार करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो जो चारों कथन दिए गए हैं उनके आधार पर आप देख सकते हैं कि रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूपांतरण स्वरूप निर्मित होती हैं। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोज से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार और तलहटी तथा आग्नेय शैलों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। इसकी विशेषताएं ये होती हैं दोस्तों कि रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं। रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। इसके अलावा रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। रूपांतरित चट्टानों में धारियां पाई जाती हैं। दोस्तों संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में से कौन सी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान नहीं है? देखिए स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर। तो सही उत्तर है ग्रेनाइट। दोस्तों ग्रेनाइट रूपांतरित नहीं बल्कि आप जानते हैं कि आग्नेय चट्टान है। अन्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट, ग्रेबो, डोलेराइट और डायोराइट हैं। कायांतरित चट्टानों के नाम हैं स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, सिस्ट, सर्पेंटाइन, स्लेट, ग्रेफाइट आदि। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, सिस्ट, सर्पेंटाइन, स्लेट और ग्रेफाइट ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण बहुत अधिक ताप, दाब और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य चट्टानों से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल का रूप नहीं है? देखिए संगमरमर, ग्रेफाइट, सिस्ट या बेसाल्ट। तो सही उत्तर है बेसाल्ट। दोस्तों बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, कायांतरित चट्टान का नहीं। जबकि संगमरमर, ग्रेफाइट और सिस्ट ये कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए स्लेट बलुआ पत्थर, तो ये आपका सही नहीं है। सिस्ट सेल सही है। संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट बालू पत्थर। तो दोस्तों देखिए शेल जो है आप देख सकते हैं, स्लेट जो है सेल चट्टान से, और देखिए सिस्ट सेल चट्टान से, संगमरमर चूना पत्थर के रूपांतरण से और क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है। स्लेट बलुआ पत्थर के रूपांतरण से नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। शिला का निर्माण और मूल शिला। अंतर्वेधी आग्नेय, दोस्तों अंतर्वेधी आग्नेय जो है इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्वेधी आग्नेय डायोराइट ये आपका सही सुमेलित है। बहिर्वेधी आग्नेय ग्रेनाइट सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बहिर्वेधी जो है ग्रेनाइट शैल अंतर्जात आग्नेय शैल का उदाहरण है, बहिर्वेधी का नहीं। अवसादी पीठ सही सुमेलित है और कायांतरित क्वार्टजाइट सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेनाइट जो है ये अंतर्वेधी आग्नेय शैल का उदाहरण है, न कि बहिर्वेधी। देखिए ग्रेनाइट शैल अंतर्जात अंतर्वेधी आग्नेय शैल का उदाहरण है। इसका निर्माण धरातल के नीचे काफ़ी गहराई में हुआ है और इस कारण इस चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान भी कहा जाता है।
दोस्तों ग्रेनाइट का निर्माण मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और आर्थोक्लास नामक खनिजों से हुआ है, लेकिन फेल्सपार खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा रायोलाइट, प्यूनिस, ऑब्सीडियन और पिचस्टोन ग्रेनाइट समूह की प्रमुख चट्टानें हैं। ग्रेनाइट अम्ल प्रधान आग्नेय शैल होती हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा लगभग 65 से 85% होती है और घनत्व 2.75 से 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस हैं आपके, ग्रेनाइट आग्नेय सही है, स्लेट अवसादी सही नहीं है, नीस रूपांतरित सही है और बेसाल्ट आग्नेय ये भी सही है। दोस्तों स्लेट अवसादी नहीं बल्कि रूपांतरित चट्टान है, आप याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है ये शैल नामक रूपांतरित चट्टान से होता है और यह अति रूपांतरण का नतीजा है, जबकि अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। शैल के रूपांतरण से बनने वाली शैल क्या है? शैल नहीं मतलब शेल। इसमें पूछा गया है शेल के रूपांतरण से बनने वाली शैल या रॉक कौन सी है? स्लेट, संगमरमर, नाइस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है स्लेट। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है और शेल नामक जो है चट्टान के रूपांतरण से स्लेट का निर्माण होता है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है। सेल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, सेल और बालुका पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव नगण्य होता है। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन चट्टानों की कई किस्में होती हैं जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। खासकर शेल और बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिपोलिथ और फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो याद करिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, लोपोलिथ और फैकोलिथ ये आग्नेय शैल के चट्टानें हैं और इस वर्ग की अन्य चट्टानों में डाइक, लैकोलिथ और बायोलिथ आदि हैं। दोस्तों पृथ्वी के भीतर चट्टानों के मध्य ठंडा होकर जमने वाला लावा विभिन्न आकार ग्रहण करता है, जिसे अलग अलग नाम दिया जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय वलित पर्वतों की अपनतियों तथा अभिनतियों में मैग्मा का जमाव से बनी आकृति को फैकोलिथ कहते हैं और लोपोलिथ का आकार सीधे कटोरे के समान होता है। तो याद रखिएगा, लोपोलिथ और फैकोलिथ आग्नेय शैल वर्ग की चट्टानें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण नहीं है? स्लेट, चूना पत्थर, कोयला और ग्रेबो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोयला और चूना पत्थर ही अवसादी शैल का उदाहरण है, जबकि स्लेट कायांतरित शैल है, ग्रेबो जो है आग्नेय शैल है। तो दोस्तों देखिए, कोयला और चूना पत्थर जो हैं दो विकल्प यहाँ पर हो गए जो कि अवसादी शैल के उदाहरण हैं। कोयला और चूना पत्थर ये दोनों ही दोस्तों अवसादी शैल के उदाहरण हैं। स्लेट को जानते हैं आप रूपांतरित या कायांतरित, और ग्रेबो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत शामिल है। ग्रेबो का रूपांतरण सरपेंटाइन में होता है और शेल का रूपांतरण स्लेट में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है नदी, हिमनद, पवन, भूजल या महासागरीय तरंग। तो सही उत्तर है भूजल से। देखिए, सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन भूजल यानी ग्राउंड वाटर के माध्यम से होता है दोस्तों, और लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों में छिद्रों, संधियों और संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन जो है भूजल के द्वारा होता है। एक महत्वपूर्ण शब्द देखिए, पेट्रोलॉजी। याद रखिएगा, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है आपको बताना है। शैल का, पशुओं का, वनस्पतियों का या मौसम का? तो याद रखिएगा दोस्तों, पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। इसमें खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान परिवर्तन और दूसरी शैलों के साथ संबंधों का अध्ययन पेट्रोलॉजी शाखा में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट, सेल, सिलिका या मैग्नीशियम? तो सही उत्तर है सेल।
दोस्तों सेल सामान्यतः परतदार या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और सेल परतदार चट्टान का एक रूप है और शेल में पाए जाने वाले गैस को शेल गैस कहते हैं। सिलिका अपने विभिन्न रूपों में आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न और ये आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। कांग्लोमीरेट किस प्रकार की चट्टान है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कांग्लोमीरेट अवसादी प्रकार की चट्टान है। दोस्तों कांग्लोमीरेट अवसादी प्रकार की चट्टान है और यह चट्टान यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित और चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी शैलों के अंतर्गत आती है। बालू का पत्थर, चीका मिट्टी, शैल और लोएस इसी प्रकार के अवसादी चट्टानें हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेट। इसमें हमने विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें हमने चट्टान और इसके प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।